हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इससे पहले हमने कूलम्ब्स के लॉ को पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि कूलम्ब्स ने अपने लॉ को न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ के बेस पर दिया, ठीक है। तो जब न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ के बेस पर दिया तो मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस पॉइंट होंगे। तो आज हम इन्हीं दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ सिमिलर और जो डिफरेंस है उन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं सिमिलर पॉइंट्स को। तो पहले सिमिलर पॉइंट को अगर देखें तो हम जस्ट दोनों के फॉर्मूले को अगर लिख लें तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल g बोल देते हैं, दैट इज़ कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, ठीक। यानी कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। यानी ये दोनों फोर्स क्या होंगे, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिमिलर पॉइंट है। दूसरे सिमिलर पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा सिमिलर पॉइंट क्या होगा हमारा, तो दूसरे सिमिलर पॉइंट को देखते हैं। तो दोनों फोर्सेस प्रोपोर्शनल हैं। पहले में देखें अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी, ठीक। तो दोनों प्रोपोर्शनल लॉ को भी फॉलो करेंगे, यानी दोनों ही क्या होंगे, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड चार्ज एंड मासेस। बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड सिमिलर पॉइंट हमारा है बोथ आर सेंट्रल फोर्स। तो ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है उसको समझते हैं कि मान लो ये चार्ज है, पहले चार्ज को लेकर सॉल्व करते हैं, इसके बाद लेकर सॉल्व करेंगे किसको, हम जो हमारा मासेस है उनको लेकर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे चार्जेस हैं जो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इसी लाइन पे लग रहा है, यानी ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो लाइन जो है वो सेम है, ठीक। ये इस पर फोर्स लगा रहा है यानी Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो लाइन क्या है, ये है, ठीक। तो एक वो लाइन जो इन दोनों को मिला रही है, ठीक है, ये फोर्स इसी पे लग रहा है, या इधर की ओर या इधर की ओर, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इसी लाइन पे लग रहा है। जब कोई फोर्स दो चार्जेस या दो मासेस को मिलाने वाली लाइन पर ही लगे तो वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। तो सेंट्रल फोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जो दो चार्जेस या दो मासेस को मिलाने वाली लाइन पे लग रहा हो। मतलब मान लिए दो मासेस हैं, ठीक है, ये m1 और ये m2, ठीक। तो इसके थ्रू जो इस पर फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, मतलब इसी लाइन पे लग रहा है, ना कि इधर ना कि इधर ना ही इधर, ठीक है। तो जो फोर्स एक लाइन पर काम करे उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ बोथ आर सेंट्रल फोर्स, यानी दोनों फोर्स कैसे होंगे, सेंट्रल फोर्स होंगे, यानी उसी लाइन पर काम करेंगे जो लाइन इन दोनों चार्जेस या दोनों मासेस को क्या कर रही हो, मीट कर रही हो, या उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो या मिला रही हो, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ हमारे सिमिलर पॉइंट की। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जो पाथ पर डिपेंड ना करें, पाथ पर डिपेंड ना करें, नॉट डिपेंड, ठीक है, बल्कि किस पे डिपेंड करें, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर।
यानी ऐसा फोर्स जिसके थ्रू वर्क डन या उसके अगेंस्ट वर्क डन बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पर डिपेंड ना करे, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। और ये दोनों ही फोर्स कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये हमारा चौथा सिमिलर पॉइंट था। अगर हम पांचवें सिमिलर पॉइंट की बात करें तो पांचवा हमारा सिमिलर पॉइंट क्या कहता है कि ये दोनों फोर्सेस कहाँ काम करते हैं, वैक्यूम में काम करते हैं। बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। ठीक है, यानी ये दोनों फोर्सेस वैक्यूम में काम करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये भी क्या है, हमारा सिमिलर पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे जो सिमिलरिटी बताते हैं बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस जब स्टैटिक पोजीशन पर हो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, बात करते हैं इनके डिफरेंस पॉइंट को या डिसिमिलर पॉइंट्स की। तो इनका पहला डिफरेंस पॉइंट देखें तो पहला डिफरेंस पॉइंट यहीं से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, ये आपका दो तरह का होता है। ठीक, ये हो सकता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। किस केस पर अट्रैक्टिव होगा, तो अट्रैक्टिव होगा जब यहाँ पर होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्टिव होगा। लेकिन यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज ले लिया या पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होंगे। ठीक, लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, तो ये क्या होगा, ये केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, जितने यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट लाई करते हैं ये एक दूसरे को स्मॉल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पे कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक, तो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, दिस मेनली अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ से पहला ही डिफरेंस पॉइंट दिखा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, जबकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। पॉइंट सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट बहुत ही ईजी है इसको समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ठीक है, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, लगातार चेंज होती है। ठीक, अगर ये मीडियम में जाएगा तो एप्सिलॉन होता है। ठीक है, जैसे ये मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस एप्सिलॉन नॉट को बताया था कि ये परमिटिविटी होती है। ठीक है, और परमिटिविटी जो होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, डिटरमाइन करती है मीडियम पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में जो चार्जेस सिचुएटेड है उस मीडियम में वो कितना होगा। ठीक है, ये उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं, अलाउ करते हैं कि चार्जेस कितना फोर्स एक दूसरे पर लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, परमिटिविटी है। ठीक, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पर, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है किसी मीडियम पर। ठीक, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है डिफरेंस पॉइंट में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से,
हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। एग्जांपल में क्या माना कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो लेट किया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो माइनस ई होगा, जबकि प्रोटॉन पे जो होगा वो प्लस का ई होगा। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं जो इन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, Q1 यहाँ पे जो है वो है माइनस ई, जबकि Q2 जो है यहाँ पे क्या है, प्लस का ई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा है, अट्रैक्शन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की। फोर्स इसी के बेसिस पे बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर m1 को हम क्या लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड mp यानी सेकेंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा एफ जी इक्वल टू माइनस जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या था, माइनस का के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स को जब डिवाइड में लिखेंगे तो इसको हम उल्टा यानी रेसिप्रोकल का लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन माइनस माइनस को हम कर देते हैं यहाँ पे प्लस। ठीक, तो जी एम ई एम पी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ठीक है, चलिए रखते हैं सारी वैल्यू, तो ताकि हम इस वैल्यू को, इसके जो रेशियो है फोर्सेस का, उसे हम कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर वैल्यूज़ की बात करें तो के की वैल्यू अंडरस्टूड है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ ये रखेंगे। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम की वैल्यू रखते हैं तो 6.67 × 10⁻−11 और एम ई की वैल्यू रखिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन रखें तो दैट इज़ 1.6। ये वैल्यूज़ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ सारी एग्ज़ाम में गिवन होती हैं। ठीक है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में पेपर में दे रखी होती हैं, दैट इज़ 27 kg। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, इक्वेशन थर्ड में, तो हमारे पास क्या आएगा, इन वैल्यूज़ को रख के हम जो इस फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2.27 × 10⁻39। ठीक है, यानी इसका अगर हम एफ जी का मल्टीप्लाई इधर करें तो एफ ई कितना आ जाएगा, एफ ई इज़ 2.27 × 10⁻39 टाइम्स ऑफ एफ जी। ठीक, यानी यहाँ से क्लियर होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.27 × 10⁻39 टाइम्स होगा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम प्रोटॉन के लिए भी प्रूफ करके दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हमने दोनों के डिफरेंस को देखा और किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा है इसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को भी इसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।